हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास की फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम था मात्रक और मापन। और कल की क्लास में हमारा टॉपिक था भौतिक राशियों के प्रकार। मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती है ना। और इन प्रकारों में से जो पहला प्रकार था उसको हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। मैंने कहा था नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूल राशियाँ, और मैंने बताया था कि मूल राशियाँ संख्या में 7 होती है। और मैंने यह भी कहा था कि आप लोगों को ये 7 की 7 मूल राशियाँ जो है वो एकदम से याद होनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। वो 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी है? नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 आपका ताप, नंबर 5 विद्युत धारा, नंबर 6 ज्योति की तीव्रता, और नंबर 7 आपका क्या था? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो बच्चों कॉपी पेन लेकर बैठेंगे आप, और मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों भौतिक राशियों के प्रकार, नंबर 1 मूल राशियाँ। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं भैया नंबर 2 की। ओके, तो नंबर 2 लिख दीजिए व्युत्पन्न राशियाँ। ओके, व्युत्पन्न राशियाँ, इनको बोलते हैं भाई डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियाँ। ओके, चलो भाई लिखते हैं किसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, लिखो वो राशियाँ जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं, यानी जिनको हम लोग मूल राशियों से डिराइव कर सकते हैं, यानी जिनका हम मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न कर सकते हैं। बोलो क्या कहलाती है भैया? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है भाई, दोबारा देख लो क्या लिखा आपने। वो राशियां जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं, मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं। बोलो क्या कहलाती है बच्चों? व्युत्पन्न राशियां। चलो बच्चों एक बात बताओ, आपने कहा कि मूल राशियों से प्राप्त की जाती है, तो भैया इसका सीधा सीधा मतलब तो ये हो गया कि ये जो व्युत्पन्न राशि है ना वो मूल राशियों पर निर्भर करेगी। भाई मूल राशियों से प्राप्त हो रही है ना, मूल राशियों से प्राप्त की जा रही है, तो डेफिनेटली ये मूल राशियों पर निर्भर करेगी। मूल राशियों को आपने कैसे डिफाइन किया था? याद आ रहा है आपको? आपने कहा था भाई वो वाली राशियाँ जो किन्हीं भी अन्य राशियों पर निर्भर ना करें, है ना, यानी इंडिपेंडेंट हो, उनको हमने बोला था मूल राशियाँ या फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन बच्चों जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, क्योंकि उनको मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है। चलो हम लोग बच्चों कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा कि ये किस प्रकार से मूल राशियों पर निर्भर करती है। जैसे बच्चों आपने एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुना हुआ है जिसको आप बोलते हैं चाल, सुना हुआ है। भौतिक राशियाँ जिनको आधुनिक उपकरणों की सहायता से मापा जा सके क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ। तो बच्चों चाल, जैसे आपका कोई व्हीकल है तो बच्चों व्हीकल के अंदर चाल मापक यंत्र जिसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर लगा रहता है। वो हमें क्या बताता है? तो भैया इसका आंसर है वो हमें उस वाहन की चाल को बताता है। स्पीडोमीटर यदि डिजिटल नहीं है, नीडल वाला है, सुई वाला है, कांटे वाला है, तो उसकी सुई यदि बच्चों 40 पे होती है तो आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो कि वाहन का जो स्पीड है, जो चाल है वो कितना है?
40 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो 60 पे आ जाता है तो आप क्या बोलते हो, स्पीड बढ़ गया, और कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों वाहन के अंदर जो घड़ी लगी रहती है, वाहन के अंदर जो चाल मापक यंत्र लगा रहता है, जो स्पीडोमीटर लगा रहता है, वो हमें वाहन के चाल की इंफॉर्मेशन देता है, यानी वाहन किस चाल से चल रहा है। तो चाल को मापा जा सकता है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है प्यारे बच्चों, ये क्या है, डिराइव क्वांटिटी है बच्चों। ठीक है, चाल के बाद मैं और लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं बच्चों वेग, ओके। इसके बाद मैं लिख रहा हूं बच्चों त्वरण, इसके बाद बच्चों मैं लिख रहा हूं बल, इसके बाद बच्चों मैं लिख रहा हूं कार्य, इसके बाद बच्चों मैं लिख रहा हूं क्षेत्रफल, इसके बाद बच्चों मैं लिख रहा हूं आयतन, इसके बाद बच्चों मैं लिख रहा हूं घनत्व आदि आदि। ये सब के सब कौन सी राशियां हैं बच्चों, व्युत्पन्न राशियां। किससे प्राप्त होती है, ये मूल राशियों से प्राप्त होती है। ओके, अब एक चीज सुन लो भाई, ध्यान से सुनना भाई। ये बात आपसे पूछे कि जो मूल राशियां हैं वो संख्या में कितनी होती है, कौन सी राशियां, मूल राशियां, जिनको क्या बोलते हैं मेरे भाई, फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं मेरे भाई, फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी होती है, आप बोलोगे बच्चों 7। ठीक है, अरे भाई फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां। ठीक है, नंबर 2 आपने अभी अभी लिखा है व्युत्पन्न राशियां। क्या लिखा है मेरे बच्चों, व्युत्पन्न राशियां। ये लो भाई, मैं लिख देता हूं व्युत्पन्न राशियां। और नंबर 3 की चर्चा मैं पहले ही कर लेता हूं, जिनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं भाई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, या भाई क्या बोल देते हैं इसको, पूरक राशियां। क्या बोल देते हैं, पूरक राशियां। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलो बच्चों संख्या में कितनी होती है, 7। अब पूरक राशियां जो है उनके बारे में और बता देता हूं मेरे बच्चों, ये भी संख्या में 2 होती है। फंडामेंटल कितनी, 7, पूरक राशियां कितनी, 2। 7 और 2 टोटल कितनी हो गई, 9। 9 के अलावा जितनी भी भौतिक राशियां हैं सब की सब क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। आपसे पूछे संख्या में कितनी होती है, तो आप बोलोगे बहुत अधिक ज़्यादा। और बहुत अधिक ज़्यादा का मतलब असंख्य, और असंख्य का मतलब ये कितनी होती है बच्चों, इन्फिनिटी, इनकी कोई गिनती नहीं है। तो ध्यान से सुनना, 7 फंडामेंटल होती है, 2 सप्लीमेंट्री होती है। इनके अलावा जो भी क्वांटिटी होगी वो कौन सी होगी बच्चों, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। और डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब कौन सी राशि होगी, व्युत्पन्न राशियां होगी। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है बच्चों एग्जाम्पल में, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये सब की सब कौन सी राशियां हैं भैया, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, यहां तक आपको नोट करना है। अब आगे समझने वाली बात है, आगे बच्चों समझने वाली बात है। मैंने क्या कहा है, वो राशियां है ना जो 2 या फिर 2 से अधिक मूल राशियों से प्राप्त की जाती है, क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों चाल को प्राप्त करने के लिए कितनी मूल राशियों का उपयोग हुआ है, और यह भौतिक राशि मूल राशियों से किस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, तो बच्चों अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नोट नहीं करनी, ये चीज़ केवल समझने के लिए है। ये चीज़ बच्चों आपको नोट नहीं करनी। जैसे मैं बात कर लेता हूँ चाल की, तो सबसे पहले बच्चों आपको चाल का फार्मूला लिखना पड़ेगा। कितने बच्चे चाल का फार्मूला जानते हैं भाई, स्पीड का फार्मूला कितने बच्चे जानते हैं, फटाफट नोट करें। कितने बच्चे चाल का फार्मूला जानते हैं, बिल्कुल आप सब जानते हो बच्चों चाल का फार्मूला। चाल का फार्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, चाल का फार्मूला होता है दूरी, और बट्टे में क्या लिखते हो आप, समय। ये चाल का फार्मूला हो गया। यहाँ देखो बच्चों, जो आप लोगों ने इस सूत्र में RHS में जो अंश में दूरी लिखा हुआ है वो आपका है लंबाई, और बट्टे में बोलो क्या है, समय। बच्चों दूरी क्या होती है, लंबाई। लंबाई क्यों होती है,
जैसे मान लो कि नौहर से भादरा का जो दूरी है वो 45 किलोमीटर है। तो दूरी का मतलब क्या है, नौहर से भादरा के मध्य में जो सड़क मार्ग बना हुआ है उसकी लंबाई है बच्चों। आप मान लीजिए 2 किलोमीटर का दौड़ लगा के आते हो, तो आपके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो 2 किलोमीटर है। तो वो 2 किलोमीटर क्या है, आपने जो बच्चों पथ तय किया हुआ है, जिस सड़क मार्ग से आप दौड़े हो, जिस ट्रैक पर आप दौड़े हो, उसका जो टोटल लंबाई है, उसका जो टोटल लेंथ है वो क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। तो बच्चों दूरी का मतलब क्या होता है, किसी भी पथ का लंबाई। ठीक है, तो दूरी को मैंने क्या लिखा, लंबाई, और बट्टा में मैंने क्या लिखा बच्चों, समय। तो आप ध्यान से देखना, मैंने कहा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो बच्चों संख्या में बोलो कितनी होती है, 7। संख्या में कितनी होती है बच्चों, 7। मैं उनके नाम लिख देता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ देखो बच्चों लंबाई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों देखो द्रव्यमान, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, समय, यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों ताप। लो भाई, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो बच्चों ये जो फिजिकल क्वांटिटी बनी है इसमें एक तो आपने लंबाई को काम में लिया है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एक आपने समय को काम में लिया है। लंबाई में समय का भाग देने पर आपको चाल प्राप्त होती है। तो इन दो मूल राशियों की सहायता से आपने चाल को प्राप्त किया है। इसका मतलब ये राशि आपको इन दो मूल राशियों से प्राप्त हो रही है। तो ये कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि। आपने कहा कि वो राशि जो मूल राशियों से प्राप्त हो, तो बच्चों यहाँ देखो लंबाई तथा समय का उपयोग करके आपने किसको प्राप्त किया है, चाल को। किसको प्राप्त किया है, चाल को। तो ये कौन सी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं देखो वेग को। ठीक है, तो बच्चों वेग का फार्मूला क्या होता है, देखो वेग का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मैं लिखने जा रहा हूँ इनके सूत्र मैं आपको बताऊंगा, और आपको बच्चों वो सूत्र जो है वो ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। तो भाई वेग का फार्मूला बताएं क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ। वेग का फार्मूला होता है मेरे बच्चों विस्थापन बटा समय। क्या होता है भाई, विस्थापन बटा समय। बच्चों यह सूत्र याद रखना है। मात्रक तथा मापन वाला जो चैप्टर है, मैंने कहा था ना कि इस चैप्टर से किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सवाल आते हैं, और वो सवाल आपसे तब बनेंगे जब आपको इन फिजिकल क्वांटिटीज के सूत्र याद होंगे। तो वेग का फार्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों वेग बराबर, अब आपका जो ये विस्थापन है ये होता है मेरे बच्चों लंबाई। क्या होता है, लंबाई, और बट्टा में क्या आ गया बोलो, समय। तो आप देख लो बच्चों वेग को प्राप्त करने के लिए दो मूल राशियों का उपयोग हुआ है। पहली तो है लंबाई और दूसरी है समय। लंबाई भी मूल राशि है और समय भी मूल राशि है ना। लंबाई में जब आप किसका भाग लगा देते हो, समय का, तो आपको क्या प्राप्त होता है, वेग। ठीक है, अब विस्थापन लंबाई कैसे है, विस्थापन होता क्या है बच्चों, इस चीज़ को आप ध्यान से देखना। मान लीजिए भैया कोई वाहन या कोई व्यक्ति किसी बिंदु ए पर है, और वो बच्चों इस पथ का उपयोग करते हुए बिंदु बी पर पहुंच गया। ओके, अब आपसे पूछे कि उस वाहन या उस व्यक्ति के द्वारा जो ए से दिए गए पथ में या दिखाए गए पथ में या दर्शाए गए पथ में चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, दूरी। तो बच्चों दूरी क्या है, ये जो उसके द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ है, इसका जो टोटल लंबाई है, इसका जो टोटल लेंथ है ना, ये बच्चों क्या होता है, दूरी। अब आपसे पूछे भाई विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है। तो बच्चों देखो यह जो ट्रैवलिंग है, इस ट्रैवलिंग का जो ये बिंदु ए है ये कहलाता है प्रारंभिक बिंदु। क्या कहलाता है बच्चों, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, और ये ट्रैवलिंग खत्म कहाँ करता है, बी पर। तो भैया इसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों, अंतिम बिंदु। और बच्चों प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की जो सरल रेखीय दूरी होती है, जो सरल रेखीय दूरी होती है, देखो ये वाली सरल रेखीय दूरी बोलो या सरल रेखीय लंबाई बोलो, ये चीज़ क्या कहलाती है, विस्थापन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सीधा लंबाई है,
जो सीधा डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है? विस्थापन। इसका मतलब विस्थापन है तो क्या बच्चों? लंबाई ही है ना। यहाँ ए बी सरल रेखा का लंबाई उस व्यक्ति या उस वाहन का बोलो क्या होगा? विस्थापन होगा। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है बच्चों? लंबाई। अब एक चीज देखो, यहाँ आप लोग मान लो वो व्यक्ति बिंदु ए से चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है और वो इस पथ का उपयोग न करके इस बार इस पथ का उपयोग कर लेता है। मान लीजिए इस पथ का उपयोग कर लेता है। तो देखो बच्चों, व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी बदल गई, है ना। पहले तो पथ ये था, इसका जो लंबाई था वो दूरी थी। अब पथ ये हो गया तो बच्चों दूरी देखो बदल गई। लेकिन देखो ट्रेवलिंग का प्रारंभिक बिंदु अब भी ए है और अंतिम बिंदु अब भी बी है, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं बदला, और ये नहीं बदला तो विस्थापन भी नहीं बदला, यानी विस्थापन वही है। तो कहने का मतलब ये दूरी, विस्थापन, ये सब चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए मेरे बच्चों कि जो विस्थापन है वो क्या होता है? लंबाई। ओके, इसके बाद और बात कर लेते हैं। ये चीज़ें आपको नोट नहीं करनी है, केवल समझनी है। व्युत्पन्न राशियाँ वो राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती है या जो दो या दो से अधिक मूल राशियों से प्राप्त की जा सकती है, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियाँ। चलो बच्चों मैं बात कर लेता हूँ, देखो त्वरण की। किसकी बात कर लेता हूँ? त्वरण की। मेरे भाई त्वरण का फार्मूला क्या होता है? त्वरण का फार्मूला होता है वेग बटा समय। वेग बटा समय। अब देखो बच्चों, जो आपका त्वरण है वो मूल राशि तो नहीं है। मूल राशि तो 7 होती है। वो टेबल देखो मूल राशि की, नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो उनमें से तो नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी राशि है बच्चों? व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि का आपने फार्मूला लिख लिया। ये इसका कौन सा पद है? तो आंसर है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। और कोई भी व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से मिलकर बनी होती है ना। तो आरएचएस में सारी की सारी राशियां कौन सी होनी चाहिए? मूल राशियां। अब आप देखो समय क्या है, तो बच्चों समय तो मूल राशि है, लेकिन वेग मूल राशि नहीं है। इसका मतलब फार्मूला लगेगा, है ना, और इसको आगे सरल करना पड़ेगा। तो त्वरण को आगे क्या लिख सकते हैं? ये जो आपका वेग है इसको आप क्या लिखोगे? विस्थापन। क्या लिखोगे मेरे बच्चों? विस्थापन। बट्टा में क्या लिखोगे? समय। और एक समय पहले से चल रहा है तो समय की घात कितनी हो गई? 2। और इसको आप क्या बोल सकते हो बच्चों? लंबाई। और बट्टा में क्या लिख सकते हो? समय। और इसकी घात क्या लिख सकते हो आप? 2। तो देखो बच्चों, त्वरण को बनाने के लिए आपको 2 मूल राशियां काम में लेनी पड़ी। पहली मूल राशि लंबाई और दूसरी मूल राशि समय। लेकिन बच्चों लंबाई का यूज कितनी बार हुआ है? 1 बार। और समय का यूज कितनी बार हुआ है? 2 बार। देखो बच्चों, वेलोसिटी यानी वेग को बनाने के लिए लंबाई का यूज 1 बार और समय का यूज भी 1 बार। लेकिन त्वरण यानी एक्सेलरेशन को बनाने के लिए लंबाई जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है इसका यूज तो चलो 1 बार होता है, लेकिन टाइम यानी समय का जो यूज है वो कितनी बार हुआ है? 2 बार। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। जैसे बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बल। ठीक है, और ये जो बल है इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है मेरे बच्चों? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको सरल करना है। इसको तो सरल कर ही नहीं सकते, तो फंडामेंटल है, मूल राशि है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना। मूल राशियों वाला जो टेबल था ना, उस टेबल में ये है मेरे बच्चों। तो द्रव्यमान की जगह क्या लिखोगे? द्रव्यमान। ये जो आपका त्वरण है इसका फार्मूला लिखोगे, फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल नहीं है तो इसको मूल राशि में बदला जा सकता है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी व्युत्पन्न राशियां वो मूल राशियों से बनी हुई है। इसका मतलब उनको सरल करोगे तो फाइनली वो आपको मूल राशि की टर्म में दिखाई देगी। तो बच्चों त्वरण का जो फार्मूला है वो क्या हो गया? वेग बटा समय। अब चलो ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है, तो इसका मतलब इसका भी फार्मूला लगेगा भाई, इसका भी फार्मूला लगेगा द्रव्यमान गुणा। ये जो आपका वेग है इसको आप क्या लिखोगे? विस्थापन। और बट्टा में क्या लिखोगे बच्चों? समय। और भाई एक समय पहले चल रहा है तो समय की घात कितनी हो गई? 2। या इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे मेरे बच्चों द्रव्यमान गुणा जो आपका विस्थापन है, इसकी जगह बोलो आप क्या लिख दोगे? लंबाई। और बट्टा में बोलो समय की घात, बोलो कितनी लिख दोगे? 2। तो यहाँ देखो बच्चों, जो ये वाला व्युत्पन्न राशि है ना, इसको बनाने के लिए 3 मूल राशियां लगी। पहली मूल राशि कौन लगी? द्रव्यमान। दूसरी कौन लगी? लंबाई। और तीसरी कौन लगी? समय। अब कितनी बार यूज हुआ है? तो बच्चों द्रव्यमान का यूज हुआ है 1 बार, लंबाई का यूज भी हुआ है 1 बार,
समय जो है उसका घात 2 है, यानी समय गुणा समय, यानी समय का यूज कितनी बार हुआ है, 2 बार। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों मूल राशियों का आपस में गुणा करके, मूल राशियों का आपस में भाग लगाकर नई नई राशियां बना ली जाती है, नई नई राशियां प्राप्त कर ली जाती हैं, और उन नई राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है बच्चों, 7। इसके अलावा 2 है पूरक राशियां। इसके अलावा जो भी राशियां होती हैं उनको कौन सी राशियां बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। और वो सारी की सारी राशियां मूल राशियों से ही बनी होती हैं। किससे बनी होती है, मूल राशियों से ही बनी होती है। ठीक है, तो बच्चों व्युत्पन्न राशियां वो राशियां जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं, या जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, और कुछ के एग्जाम्पल आपने लिख लिए। अब देखो बच्चों, हम लोग एक चीज चाहेंगे, कुछ व्युत्पन्न राशियों के सूत्र आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में आगे चल के हम लोगों को डायमेंशन पढ़ना है, विमा एक टॉपिक है वो हमें पढ़ना है बच्चों। ठीक है, और वो टॉपिक पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के जो सूत्र हैं, जो आपके फार्मूला हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोग एक लाइन छोड़ दो और नई लाइन के बीच में लिखो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट या थिंग। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ कुछ भौतिक राशियों के सूत्र लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला सूत्र लिखिए बच्चों, नंबर 1 चाल का लिख लो आप। ये तो जानते ही आप, फिर भी लिखो आप। चाल बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये पहला फार्मूला आपका। ठीक है, नंबर 1 यहाँ लगा लिया। इसके बाद नंबर 2 साइड में इधर ही लगा लो। ठीक है, 2 राशियां लिखते रहेंगे ऐसे। नंबर 2 में किसका लिखोगे आप, वेग का। वेग का क्या लिखोगे भैया, विस्थापन बटा समय। ये सब बच्चे सूत्र याद करेंगे भाई, विस्थापन बटा समय। ठीक है, नंबर 3 यहाँ लिख लो, क्या लिखो भाई, त्वरण। त्वरण का क्या लिखोगे, वेग बटा समय। फार्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए भाई। त्वरण का फार्मूला क्या है भाई, वेग बटा समय। क्या है, वेग बटा समय। क्या है, वेग बटा समय। क्या है मेरे भाई, वेग बटा समय। त्वरण बराबर वेग बटा समय। इसके बाद देखो बच्चों नंबर 4। नंबर 4 में आपको बता देता हूं बल के बारे में। बल का फार्मूला होता है मेरे भाई द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है भाई, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, याद दिलवा देता हूं। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, इसके बाद बच्चों नंबर 5 एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं संवेग। ठीक है, ये तो क्या है मेरे बच्चों, वेग, और ये क्या है, संवेग। और इसका जो फार्मूला है वो होगा आपका द्रव्यमान गुणा वेग। बोलो बच्चों, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट में लिखता हूं वर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्य, और इसका जो फार्मूला है वो होगा आपका बल गुणा विस्थापन। कार्य का जो फार्मूला है वो क्या होता है मेरे बच्चों, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है भाई, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैं लिख देता हूं एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का जो बेसिक फार्मूला है, क्षेत्रफल का जो बच्चों बेसिक फार्मूला है वो आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है मेरे बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके बाद देखो बच्चों मैं बात कर लेता हूं आयतन की। किसकी बात कर लेता हूं, आयतन की। ठीक है, और आयतन का जो आपका फार्मूला है वो आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसके बाद बच्चों मैं बात कर लेता हूं घनत्व की। किसकी बात कर लेता हूं, घनत्व की। बच्चों घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। क्या होता है मेरे भाई, द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं बात कर लेता हूं वेग प्रवणता की। किसकी बात कर लेता हूं, वेग प्रवणता की। बच्चों वेग प्रवणता का सूत्र होता है वेग बटा दूरी। वेग के आगे प्रवणता आ गया, इसका मतलब वेग में भाग किसका लगा हुआ है, दूरी का। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैं बात कर लेता हूं दाब प्रवणता की। किसकी बात कर लेता हूं, दाब प्रवणता की।
बच्चों दाब प्रवणता जो है, दाब के आगे प्रवणता आ गया, इसका मतलब दाब में किसका भाग लगा हुआ है? दूरी का। दाब में किसका भाग लगा हुआ है? दूरी का। इसके बाद बच्चों मैं बात कर लेता हूँ विद्युत धारा की, जिसको मैं धारा भी कहता हूँ। विद्युत धारा की बात कर लेता हूँ। महत्वपूर्ण फिजिकल क्वांटिटी है, महत्वपूर्ण फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों विद्युत धारा। और विद्युत धारा का फार्मूला होता है मेरे बच्चों आवेश बटा समय। क्या होता है? आवेश बटा समय। कितने हो गए? 12। ठीक है, चलो एक आध और लिख लो बच्चों, 13 नंबर लिख लो। एक होता है बच्चों बल आघूर्ण। क्या मेरे बच्चों? बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण होता है बच्चों बल गुणा आघूर्ण भुजा। क्या होता है? बल गुणा आघूर्ण भुजा। क्या होता है भैया? बल गुणा आघूर्ण भुजा। ठीक है, एक और लिख लो बच्चों, एक और लिखवा देता हूं आपको। हालांकि ये फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में हम क्लास 12 में डिटेल से पढ़ेंगे, मैं आपको अभी लिखवा देता हूं बच्चों। एक होता है आपका विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर। ठीक है, और ये होता है कार्य बटा आवेश। क्या होता है? कार्य बटा आवेश। क्या होता है? कार्य बटा आवेश। ठीक है, तो देखो भैया, ये मैंने आप लोगों को 14 भौतिक राशियों के सूत्र लिखवाए हैं। कितनी भौतिक राशियों के सूत्र लिखाए हैं बच्चों? 14 भौतिक राशियों के। और ये सूत्र आपको याद रहने चाहिए। चाल का फार्मूला दूरी बटा समय। क्या भाई? दूरी बटा समय। क्या भाई? दूरी बटा समय। वेग का क्या होता है? विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। त्वरण का क्या होता है? वेग बटा समय। त्वरण का क्या होता है? वेग बटा समय। बल का क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। मेरे साथ साथ बोलोगे, क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। संवेग का क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग का क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग का क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, जो बच्चा इस चैप्टर को अच्छे से सीखना चाहता है मेरे भाई, वो कम से कम ये 14 सूत्र तो याद रखे भाई। 14 सूत्र तो याद रखें बच्चों। व्युत्पन्न राशियां जो होती है वो संख्या में बहुत अधिक ज़्यादा होती है, अनंत होती है, हजारों की संख्या में होती है। तो मैं आपको 1000 सूत्र 2000 सूत्र तो याद रखने के लिए बोल ही नहीं रहा, केवल 14 सूत्र आप याद रख लो। इससे हम ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बहुत शानदार तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है मेरे भाई? द्रव्यमान गुणा त्वरण। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। कार्य बराबर क्या होता है मेरे भाई? बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। क्षेत्रफल क्या होता है भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयतन क्या होता है मेरे भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन। वेग प्रवणता वेग बट्टा दूरी। वेग प्रवणता वेग बट्टा दूरी। दाब प्रवणता क्या होता है मेरे बच्चों? दाब बट्टा दूरी। क्या होता है? दाब बट्टा दूरी। और विद्युत धारा इसका फार्मूला क्या है? आवेश बट्टा समय। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आवेश बटा समय। बल आघूर्ण क्या होता है मेरे भाई? बल गुणा आघूर्ण भुजा। बल गुणा आघूर्ण भुजा। बल गुणा आघूर्ण भुजा। और विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है कार्य बटा आवेश। विभवांतर क्या होता है मेरे बच्चों? कार्य बटा आवेश। ठीक है, तो भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशियां, है ना, और ये तो लिमिटेड होती हैं। बोलो कितनी होती है भाई? कितनी होती है मूल राशियां? 7। आपको नाम पूछे बता दोगे? याद रहने चाहिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है या जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाती है भैया? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। संख्या में कितनी होती है? असंख्य। और सब किससे मिलकर बनी होती है? मूल राशियों से। जो 7 राशियां है ना, उनको घुमा कर गुणा करके आपस में भाग लगा के घाते लगा के हम क्या प्राप्त कर लेते हैं बच्चों? व्युत्पन्न राशियां प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ओके। नंबर 1 मूल राशियां, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां। और अब बात कर लेता हूं नंबर 3 की। नंबर 3 की कौन सी भाई? पूरक राशियां। कौन सी भाई? पूरक राशियां। ठीक है बच्चों, कौन सी राशियां? पूरक राशियां। कौन सी बच्चों? पूरक राशियां। ये संख्या में 2 होती हैं। ये संख्या में 2 होती हैं।
पूरक राशियां भैया कितनी होती है 2। मूल राशियां कितनी होती है भाई 7। पूरक राशियां कितनी होती है 2। व्युत्पन्न राशियां कितनी होती है इन्फिनिटी, बहुत अधिक, ज़्यादा, असंख्य, जिनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, ये संख्या में 2 होती है। कौन कौन सी मैं लिख रहा हूं बच्चों। नंबर फर्स्ट, इसका नाम तो सुना ही होगा, इसको बोलते हैं समतलीय कोण। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, समतलीय कोण, यानी एंगल भी बोलते हैं, केवल कोण भी बोलते हैं, वही थीटा, वही क्या भाई थीटा। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। किससे लिखते हैं, थीटा से। किससे लिखते हैं, थीटा से। देखो बच्चों, प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है। देखो बच्चों, ये एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, और इस लाइन को घुमाकर, इस लाइन को घुमाकर आप इसकी ये नई स्थिति बना देते हो OB। तो OA से इसका जो नया स्थिति है वो क्या है, OB। तो ये जो समतल है, या जो ये बोर्ड का तल है, इस बोर्ड के तल में ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये देखो इतना घूम गया, और ये जो घूमने की मात्रा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, समतलीय कोण। और इसको किससे लिख देते हैं, थीटा से। किससे लिख देते हैं, थीटा से। तो समतलीय कोण क्या होता है, आप लोग लिख सकते हो, लिख सकते हो बच्चों, किसी सरल रेखा के समतल में घूमने की मात्रा, समतल में घूमने की मात्रा समतलीय कोण, समतलीय कोण कहलाती है। समतलीय कोण कहलाती है किसी सरल रेखा के समतल में घूमने की मात्रा। किस में घूमने की मात्रा, समतल में घूमने की मात्रा क्या कहलाती है, समतलीय कोण। और इसको किससे लिखते हैं, थीटा से, है ना। साइड में ऐसा डायग्राम बनाओ तो अच्छी बात है, डायग्राम बना लो। फॉर एग्जांपल, मान लो बच्चों, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। पहला पोजीशन इसका क्या है, OA। उसके बाद इसका ये पोजीशन कर देते हो आप, ये पोजीशन कर देते हो, ये क्या है, OB। फिर आप ये पोजीशन कर देते हो, ये क्या है, OC। तो OA से आप OB आए तो इसके घूमने की मात्रा जो है, यानी जिसको आप समतलीय कोण कहते हो, उसको आप क्या बोलते हो, 90 डिग्री। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसकी स्थिति OA थी, और इसको ऐसे ऐसे देखो, इसको ऐसे ऐसे घुमाकर आप इसको उस स्थिति में लेके आ जाते हो, तो घूमने की मात्रा देखो 10 डबल हो गई, है ना। OA से OB आए, समतल में सरल रेखा को इतना घुमाया, और OA से आप O से आए, समतल में देखो घूमने की मात्रा 10 डबल हो गई, और 10 डबल हो गई तो एंगल भी डबल हो गया। इस एंगल को आप क्या बोलते हो, पाई, या क्या बोलते हो, 180 डिग्री। तो बच्चों, किसी भी सरल रेखा में समतल में जो घूमने की मात्रा है उसको क्या कहा जाता है, समतलीय कोण। घूमने की मात्रा कम है तो एंगल कम होगा, घूमने की मात्रा ज़्यादा है तो एंगल बड़ा होगा। घूमने की मात्रा और कम है, मान लो बच्चों OA से आप इसको घुमाकर OD की स्थिति में लेके आते हो, और ये OB तथा OA का यदि समद्विभाजक है तो ये वाला एंगल आपका कितना होता है, 45 डिग्री है, जिसको आप क्या बोलते हो, π/4। क्या बोलते हो, π/4। ठीक है। तो एक तो आपका क्या होता है बच्चों, समतलीय कोण। समतलीय कोण क्या होता है मेरे बच्चों, जिसको हम जनरली एंगल या कोण भी बोलते हैं, किसी सरल रेखा के समतल में घूमने की मात्रा। ठीक है। अब देखते हैं, देखो नंबर सेकंड। नंबर सेकंड आपका होता है ठोस कोण। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ठोस कोण अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, या इसको घन कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कोण। इसका सिंबल क्या होता है, तो बच्चों इसका सिंबल होता है ये, इसको रीड करते हैं ओमेगा। क्या रीड करते हैं मेरे बच्चों, इसको ओमेगा। ओम जैसा है ना, प्रतिरोध का मात्रक जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, ओम। ऐसा उल्टा सा यू होता है, और एक टांग इधर कर देते हैं, एक टांग इधर कर देते हैं, है ना। ये एक ग्रीक अक्षर है ना। इसको क्या रीड करते हैं बच्चों, ओमेगा। या तो इसको ओमेगा से लिखते हैं, या फिर इसको डी ओमेगा से लिखते हैं। या तो ओमेगा से लिखते हैं, या किससे लिखते हैं बच्चों, डी ओमेगा से। किससे लिखते हैं, डी ओमेगा से। चलो देखते हैं ठोस कोण किसको बोला जाता है। बच्चों देखो, समतलीय कोण, है ना, इसके बारे में तो हम लोग खूब पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि 45 डिग्री का एंगल बनाइए, तो आप इजीली ये एंगल बना दोगे। मैं बोलूँ 90 डिग्री का बनाओ, 30 डिग्री का बनाओ, यदि आपके पास चांदा है, डी है ना, तो आप समतलीय कोण तो बना दोगे, है ना। या फिर मैंने आपको ये बोल दिया कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनके बीच का एंगल मापो,
है ना। तो आपको बच्चों ये एंगल मापना आता है, यानी आपको समतलीय कोण मापना आता है। ठीक है, आपके पास समतलीय कोण मापने का उपकरण है, लेकिन आपने ठोस कोण आज तक लाइफ में कभी भी नहीं मापा हुआ, और न ही आपके पास ठोस कोण मापने का कोई उपकरण आपने देखा हुआ है, न आपके पास है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जटिल है ना। सॉलिड एंगल है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ठोस कोण, या फिर क्या बोलते हैं बच्चों, घन कोण। देखो किसको बोला जाता है, तो मैं लिखने जा रहा हूं, किसी सरल रेखा के त्रिविम में, यानी त्रिविम का मतलब आकाश में चारों ओर, समतल में नहीं, चारों ओर, त्रिविम में घूमने की मात्रा को ठोस कोण कहते हैं। ठोस कोण कहते हैं। क्या लिखा है मेरे भाई आपने, किसी सरल रेखा के त्रिविम में घूमने की मात्रा को। अब त्रिविम में घूमने की मात्रा को, यानी आकाश में घूमने की मात्रा को, इसे कैसे समझाऊं, तो आप लोग देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल से समझो बेटो। ये आपके पास देखो एक कोण है, शंकु, और कोण शंकु का मतलब ये आपके पास है बच्चों सॉफ्टी। ओके, आइसक्रीम वाला कोण है आपके पास, शंकु है ना। अब इसको ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, ये इसका है पॉइंट ओ और ये इसका है पॉइंट ए। ठीक है, ओ ए एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखो बच्चों, जैसे ये आपका एक पेन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मान लो इसको थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया या थोड़ा सा इधर कर दिया, और ये दो चीज़ है वो क्या बन गई आपकी ओ ए। अब इसको मैं आकाश में यानी त्रिविम में ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, और वापस इसको वहीं लेके आ जाऊँगा। इसको देखो आकाश में घुमाते हुए ऐसे वापस इसको मैं इस पोजीशन में लेके आऊँगा, ऐसे घुमा के वापस इसी पोजीशन में लेके आऊँगा। तो ये जो पेन है, इसका जो नीचे वाला सिरा है वो ओ पर फिक्स है, और ऊपर वाला जो सिरा ए है, ये देखो बच्चों, ऊपर जो प्रीफेरी बनाएगा, जो सरकमफ्रेंस बनाएगा, तो जो कोण के ऊपर एक सर्कल होता है उसके ऊपर घूमेगा, ये उसके ऊपर घूमेगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसकी भिन्न भिन्न स्थितियों को यदि हम ट्रेस करें तो ये एक शंकु का निर्माण करेगी। आप इसको आसानी से समझो। सरल रेखा के त्रिविम में घूमने की मात्रा प्रारंभ में यहाँ थी, थोड़ा सा घुमा के आप इधर लेके आए तो इसकी स्थिति ये हो गई, फिर आप यहाँ लेके आए ये हो गई, फिर आप यहाँ लेके आए ये हो गई, फिर आप यहाँ लेके आए स्थिति ये हो गई, फिर यहाँ लेके आए स्थिति ये हो गई, फिर यहाँ लेके आए स्थिति ये हो गई, और वापस आप यहाँ लेके आ गए। तो देखो वापस यहाँ आ गई, तो ये दो लाइन साइन को यदि आप मिलाओगे तो एक शंकु बन जाएगा। सरल रेखा को त्रिविम में घुमाने पर उसकी विभिन्न स्थितियों को यदि आप एक साथ देखोगे तो आपको एक कोण दिखाई देगा। और सरल रेखा के त्रिविम में घूमने की जो मात्रा है, देखो ये वाली मात्रा, इतना घुमाए, ये वाली जो मात्रा है, इसको क्या कहा जाता है, डी ओमेगा, या इसको क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, ठोस कोण। क्या कहा जाता है, ठोस कोण। देखो बच्चों, इस पर टाइप का शंकु बनाने के लिए आपको इस पेन को आकाश में या त्रिविम में देखो इतना घुमाना पड़ा, तो आपने जितना घुमाया, ये जो घूमने की मात्रा है, ये जो घूमने की मात्रा है, इसको ही क्या कहा जाता है, ठोस कोण। ओके, अब देखो बच्चों, ये घूमने की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे सरल रेखा के समतल में घूमने की मात्रा, आप ओ ए से स्थिति लेके आते हो ओ बी, तो आपने इतना घुमाया, और आप ओ ए से स्थिति लेके आते हो ओ सी, तो घूमने की मात्रा पहले की तुलना में बोलो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये थीटा नहीं है, बोलो ये कोई नया एंगल है, इसको मैंने क्या बोल दिया, थीटा डैश। क्या बोल दिया मेरे बच्चों, थीटा डैश। ऐसे ही मान लीजिए आपको इस बार बड़ा शंकु बनाना है, बड़ा कोण बनाना है, ठीक है। तो घूमने की मात्रा बच्चों पहले की तुलना में देखो ज़्यादा हो जाएगी। बड़ा शंकु बनाना है, पेन को आप थोड़ा कम टेढ़ा करते हो, घूमने की मात्रा ये है। ज़्यादा टेढ़ा कर दोगे, वापस यहीं लाओगे तो पहले की तुलना में देखो बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है, और टेढ़ा कर दोगे तो और ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है। शंकु तो बड़ा बनेगा, चौड़ा बनेगा, है ना, लेकिन घूमने की मात्रा बढ़ गई, और घूमने की मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब बोलो क्या बढ़ गया, ठोस कोण बढ़ गया। ठीक है, अब इसका आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। पूरे फिजिक्स में 11th-12th के पूरे फिजिक्स में, इवन नीट और IIT JEE में भी इसका कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है ना। कोई किंचित मात्र कभी ना कभी ये काम आना है, ज़्यादा ये काम आना ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों समतलीय कोण तो आप जानती हो, जो आपका एंगल होता है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री आप एंगल बना सकते हो, वो वाला एंगल है ना। इसको टेक्निकली डिफाइन कैसे किया जाता है मेरे भाई, सरल रेखा के समतल में घूमने की मात्रा क्या कहलाती है, समतलीय कोण।
और ठोस कोण या घन कोण क्या होता है? सरल रेखा के त्रिविम में घूमने की मात्रा। इसको किससे लिखा जाता है? ओमेगा से, या किससे लिखा जाता है मेरे बच्चों? डी ओमेगा से। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या था भाई? चैप्टर का नाम था मात्रक और मापन। ठीक है, तो कल की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मात्रक, यानी मात्रक किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो बच्चों, भौतिक राशियां, वो राशियां जिनको मापा जा सके, क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशियां, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां और नंबर 3 पूरक राशियां। मूल राशियां कितनी होती है भाई? एसआई पत्ती में कितनी होती है? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पूरक राशियां कितनी होती है? 2। याद रखना कितनी होती है? 2। नंबर 1 कोण, या इसको क्या बोलते हैं? समतलीय कोण, और नंबर 2 ठोस कोण। नंबर 2 ठोस कोण। और पूरक राशि संख्या में कितनी होती है? तो आपका जवाब होगा असंख्य। क्या जवाब होगा? असंख्य। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आपको। इसके अलावा मैंने बच्चों आपको कुछ भौतिक राशियों के सूत्र लिखवाए हैं, है ना। हर बच्चा जो है कल जब क्लास में आए तो उन भौतिक राशियों के जो सूत्र है वो एकदम अच्छे से याद करके आएगा। शानदार तरीके से उस बच्चे को उन सूत्रों को याद करना है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।